Assalamu alaikum class. My name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to online lectures of Real Scholars College. This lecture is for class first year, chapter number 10, page 346, topic 10.4. बच्चों आपका ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है लेकिन इसको पढ़ना फिर भी ज़रूरी है क्योंकि आज हमने पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक नंबर 10.7। उसको पढ़ने के लिए ये समझना ज़रूरी है आपका। इसलिए हम क्या देखेंगे आज पहले हम आज ये देखेंगे कि हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी क्या होती है। कल भी हमने कुछ हीट और वर्क को डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, आज भी हम थोड़ा सरसरी सा जिक्र उसका करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपका इंक्लूड नहीं है इसलिए। और साथ ही हम देखेंगे वर्क और हीट का आपस में क्या इक्विलेंस है, इक्विलेंस ऑफ हीट एंड वर्क, क्या बराबरी है इन दोनों की आपस में, ये क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट यूँ करते हैं कि सबसे पहले हीट को देखते हैं। हीट हमने कल भी जिक्र किया था कि हीट क्या है आपके पास, कि एक मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी है हीट, जिसको हमने दूसरा नाम कह दिया था एनर्जी इन ट्रांजिट। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ फ्लो करती थी, हॉट बॉडीज से कोल्ड बॉडीज़ की तरफ फ्लो करती थी, जिनको हम थर्मल कांटेक्ट में लाते थे, यानी जो डिफरेंट बॉडीज़ को हम आपस में कांटेक्ट में लाते थे। कब तक फ्लो करती थी, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम क्रिएट ना हो जाए, यानी दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसका यूनिट हमने देखा था एक जाउल्स और एक कैलोरीज। जाउल्स वर्क डन का भी यूनिट है, हीट को इक्वलेंट हम इक्वल लेते हैं, वर्क डन के एनर्जी है क्योंकि ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट जाउल्स मैकेनिकल यूनिट। और केमिकल इसका दूसरा यूनिट क्या था, पुराना यूनिट कैलोरीज। ठीक है, कैलोरी इसका एक यूनिट था। अच्छा, इसके बाद वर्क हमने देखा, वर्क भी हमने कल डिस्कस किया था। वर्क क्या होता है, जब भी कभी फोर्स लगे और कभी डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो हम कहते हैं फिजिक्स में कि वर्क डन हुआ है। और सिस्टम्स के केस में वर्क डन किस तरह था कि जब हमने एक सिस्टम लिया, यानी गैस एक ली हमने, कंटेनर में क्लोज की, उसने फोर्स लगाई पिस्टन पर और पिस्टन जो है वो मूव किया, यानी पिस्टन ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो उसको हमने क्या कहा था कि ये हुआ है वर्क डन। और अगर हम पिस्टन पे फोर्स लगाएं, वो जो पिस्टन ऊपर मूव किया फोर्स गैसेज ने लगाई, तो ये था वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब हमने पिस्टन को खुद फोर्स लगा के प्रेस किया था और पिस्टन नीचे की मूव हुआ था, डिस्प्लेसमेंट कवर की थी, तो हमने कहा था ये है वर्क डन बाय द ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क को भी हमने डिस्कस किया है, इसका भी हमें यूनिट पता है, जाउल्स होता है यानी न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हमने देखना है इक्विलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। तो दो साइंटिस्ट आपके पास, काउंट रमफोर्ड और जेम्स जाउल, इन दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ये किया था कि सम हाउ हीट और वर्क आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो 1798 में रमफोर्ड ने बोरिंग गन के मेटल को जब बोर किया जा रहा था तो उससे छिलने वाला कुछ मैस छिल के गिर रहा था, तो उसने साथ ये देखा कि वहाँ हीट भी प्रोड्यूस हुई थी। उसको ये पता चला कि जब हम किसी चीज़ फ्रिक्शन की वजह से, जब हम किसी चीज़ को बोर करते हैं, रगड़ते हैं, यानी छीलते वगैरह हैं, तो उससे फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है, उससे हीट रिलीज़ होती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है वो बेसिकली किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा था, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वर्क डन हमें करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हीट रिलीज़ हो रही थी। तो इसको 1845 में जेम्स जाउल ने और मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करके ये बात प्रूफ की कि वाकई वर्क डन जो है, जितना हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं किसी भी प्रोसेस में, उतनी ही ज़्यादा फिर हीट भी रिलीज़ होती है वहाँ से। तो उसने क्या किया, उसने कहा जितना ज़्यादा वर्क डन करेंगे कभी भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर, तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ से उतनी ही ज़्यादा हीट भी रिलीज़ होगी। जब प्रोपोर्शनैलिटी आ गई इन दोनों के दरमियान और इक्वालिटी में हम लाए, तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, जिसका नाम रखा हमने जाउल्स कांस्टेंट, जिसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ से इस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का फार्मूला निकालूँ तो क्या बनता है हमारे पास, वर्क डन ओवर हीट, यानी कि जितना वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट हीट प्रोड्यूस करने के लिए। या जॉल्स इक्विवेलेंट किस तरह निकलता है आपके पास, कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं 10 जॉल्स वर्क करता हूँ एक यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो मेरे पास जॉल्स इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 10 जॉल पर कैलोरी। यहाँ पे यूनिट देखें, वर्क डन का यूनिट जाउल्स और हीट का यूनिट हमने कैलोरीज लिया है, तो हम कैलोरीज लेके कह रहे हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ता है एक कैलोरी हीट को रिलीज़ करवाने के लिए किसी भी प्रोसेस में। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसकी कांस्टेंट वैल्यू अगर देखें कि एक कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने के लिए 4.1 जॉल्स वर्क डन करना पड़ता है किसी भी सिस्टम में, जो कि किसके अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है 1 कैलोरी हीट। ठीक है, तो 4.18 इसकी कांस्टेंट वैल्यू है फॉर 1 कैलोरी। अच्छा, ये अगर मैं दोनों का यूनिट जाउल ले लूँ, इसका भी यूनिट मैं जाउल ले लूँ, हीट का भी, क्योंकि ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका भी यूनिट जाउल ले लूँ, तब मेरे पास जाउल कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या आती है, जाउल कांस्टेंट की वैल्यू आती है जे की 1, क्योंकि ये भी जाउल से कट जाएगा 1। यहाँ पे जाउल्स पर कैलोरी हमारे पास जाउल्स पर कैलोरी क्या आते हैं, 4.18 जाउल्स पर कैलोरी आते हैं।
ठीक है। तो ये जाउल्स इक्विवेलेंट है, और ये जाउल्स इक्विवेलेंट क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या है हीट का, वर्क डन इन क्रिएटिंग 1 कैलोरी हीट इन एनी प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इन दोनों का रिलेशन आपस में। अभी हम देखते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या डिस्कस करना है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली जो है वो रिलेटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। जैसे आपके पास था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसी तरह एक और स्टेटमेंट भी कही जाती थी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में या एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में या एक क्लोज सिस्टम में आपके पास ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर सम प्रोसेस आपके पास एनर्जी ओवरऑल क्या रहती है, कंजर्व। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने फर्स्ट लॉ में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो कुछ इस तरह दी है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी थर्मोडायनामिक सिस्टम प्रोसेसेस अ स्टेट वेरिएबल यू कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। ये स्टेटमेंट इस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील तो उसी से करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, बट इट्स ओनली डिस्कसिंग हीट एनर्जी। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है बेसिकली, बट सिर्फ किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, हीट एनर्जी को। जब हीट एनर्जी की बात आती है तो हम यूँ कहेंगे कि सिर्फ हीट एनर्जी को जब हम किसी भी सिस्टम में ऐड करेंगे या उससे हम सिस्टम से लेंगे तो तब क्या होगा उस सिस्टम के साथ, ये चीज़ हमने इसमें देखनी है। सिर्फ होगा बेसिकली ये कि एनर्जी उस सिस्टम की कंजर्व रहेगी, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हमने किसी एक सिस्टम को हीट दी, हम इस थर्मोडायनामिक सिस्टम का एक मैथमेटिकल फार्मूला देख रहे हैं अब फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या कहा कि हमने कोई हीट दी सिस्टम को, डेल्टा क्यू हीट एडेड टू द सिस्टम, ये किस में तब्दील होगी, किस में चेंज होगी, किस में कन्वर्ट होगी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी किस तरह प्रूव होता है यहाँ से कि जितनी भी हम हीट देंगे वो ख़त्म नहीं होगी, वो ज़ाया नहीं होगी, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, वर्क डन में। जो भी सिस्टम आगे से वर्क डन करेगा, लेकिन जो बच जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, वो सिस्टम के अंदर एज एन इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कहीं ज़ाया नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को, वो सिस्टम कहाँ कर रहा है, कुछ अपने पास स्टोर कर रहा है और कुछ वर्क डन की फॉर्म में रिलीज़ कर रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है। इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स के स्टेट आपकी बुक में थर्मोडायनामिक को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी डिफाइन किया गया है। उन्होंने ये बोला है कि इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट वेरिएबल है किसी भी फंक्शन का और किसी भी सिस्टम का। वो स्टेट वेरिएबल क्या बताता है, एनर्जी की स्टेट का बताता है कि उस सिस्टम की इस वक्त जो एनर्जी है वो कितनी है या क्या रिलेशन है उसका एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसकी स्टेट को बताती है कि उसके पास कितनी एनर्जी मौजूद है। कैसे बताती है कि जब हमने हीट दी, कुछ वर्क डन हुआ, जितनी हीट हमने दी उसमें से उसने जितना वर्क डन किया उसको माइनस किया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की स्टेट आ जाएगी। तो आपके पास यू जो है वो स्टेट है एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा का साइन है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा चेंज को शो कर रहा है। तो चेंज इन हीट का मतलब है कि पहले हीट कुछ थी उसके अंदर, हमने मज़ीद हीट ऐड की तो चेंज इन हीट हुआ, फिर पहले कुछ वर्क वो कर रहा था, अब मज़ीद चेंज इन वर्क आया, कुछ वर्क इंक्रीज़ हुआ और उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ कम या ज़्यादा जो भी हुई, ठीक है। तो चेंज का ये मतलब है कि मुसलसल जब हम हीट देते जा रहे हैं वर्क डन होता जा रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता जा रहा है। अच्छा, इस स्टेटमेंट से, इस पूरे लॉ, फर्स्ट लॉ में आपको तीन चीज़ों का पता चलता है। एक तो इंटरनल एनर्जी का एग्जिस्टेंस एज अ स्टेट वेरिएबल, क्योंकि किसी भी स्टेट को बताती है इंटरनल, सिस्टम की स्टेट को बताती है किसी भी टाइम पे इंटरनल एनर्जी। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ से पता चलता है कि जितनी इंटरनल एनर्जी उसके अंदर मौजूद है वो किसके बराबर है, जितनी एनर्जी इनपुट में मिली, जितनी आउटपुट वर्क डन में तब्दील हुई, चेंज हुई, बाकी की जो बची हुई है वो कितनी है, इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन बनती है, हीट एनर्जी की इक्वेशन बनती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी की। और इसी से हमें ये बात पता चली कि हीट क्या है, आपके पास एनर्जी इन ट्रांजिट है, यानी जो आप हीट दे रहे हैं उसको वो ऐड हो रही है जा जाके सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, और साथ ही कुछ रिलीज़ हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन, और जो बच रही है वो सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन कर रही है, हीट एनर्जी की स्टेट को, डेल्टा यू, सॉरी सिर्फ यू।
अच्छा, इसके बाद आप अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करें तो आप यूँ कह सकते हैं कि जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी यानी हीट देते हैं, उसको हीट देने से कुछ देर पहले तक उसकी जो इनिशियल स्टेट होती है वो यू ए होती है, यानी स्टेट वेरिएबल उसका यू ए होता है, इंटरनल एनर्जी यू ए जितनी होती है। जब आप उसके अंदर हीट ऐड करते हैं यानी उसको डेल्टा क्यू देते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होकर यू बी हो जाती है। तो चेंज कितना आया इंटरनल एनर्जी में? फाइनल एनर्जी जो अब हो गई है हीट देने के बाद माइनस इनिशियल एनर्जी जो पहले थी यानी यू ए, तो ये आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया। अब आप अगर इस यू बी माइनस यू ए वाली टर्म को इस इक्वेशन में वापस पुट कर दें तो आपके पास क्या रिलेशन बन जाएगा? यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू अपनी जगह पे डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू अपनी जगह पे, ठीक है। इसी तरह फिर ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमने स्टेट वेरिएबल्स की टर्म में लिख दिया, ठीक है। ये स्टेट वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम यूँ कहते हैं कि अब किसी भी सिस्टम को हम कोई एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो सिस्टम क्या कर रहा है, उसमें से कुछ हीट को वर्क डन की फॉर्म में रिलीज़ कर रहा है यानी कोई वर्क डन करके दे रहा है, और कुछ जो बच रही है वो अपने पास इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रहा है। बट अगर ऐसा हो, क्योंकि ऐसा सिस्टम हो, जब कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें जितनी हीट हम उसको इनपुट के तौर पे दें वो सारा का सारा आउटपुट कर दे वर्क डन की फॉर्म में, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम स्टेट्स की क्या कंडीशन होगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, ये देखते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं साइक्लिक प्रोसेसेस, जिनमें हम जितनी भी हीट देते हैं वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मजीद हीट आती है वो भी वर्क डन में कन्वर्ट होती है, फिर मजीद, तो इसी तरह एक साइकिल चलता रहता है। उस साइकिल में क्या होता है, बेसिकली आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। कैसे? क्योंकि जितना हम उसको हीट देते जाते हैं वो हीट रिलीज होती जाती है साथ ही साथ वर्क डन की फॉर्म में, तो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं आता, डेल्टा यू आपका जीरो हो जाता है। कैसे? अगर मैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू लिख दूँ तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू हो जाएगा, यानी डेल्टा डब्ल्यू की जगह डेल्टा क्यू लिख दूँ क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो माइनस हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? जीरो। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में किसके बराबर था? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट विल बी इक्वल टू जीरो एज वेल। और यहाँ से क्या पता चला, जब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो यहाँ से क्या पता चला कि जब सारा का सारा वर्क, जब सारी की सारी हीट वर्क डन में चेंज होती जा रही थी तो स्टेट में कोई चेंज नहीं आया था, जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल रही थी। क्यों? नहीं कोई हीट इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई, बल्कि सारी की सारी हीट वर्क डन की फॉर्म में रिलीज हो गई। यहाँ तक आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है, उसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन थी। और आगे आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आप अपने दोनों टॉपिक्स को रीड कीजिए जिसमें से ये टॉपिक आपका बोर्ड में इंक्लूड है, और ये जो पिछला 10.4 टॉपिक था ये आपका बोर्ड में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको याद करना है 10.7 को, और इसमें कुछ क्वेश्चन हों, अगर आपके कुछ ना समझ आए तो आप नोट डाउन करें, फिर जब आप स्कूल आएंगे, कॉलेज आएंगे, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।